हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने वीडियो में टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन किया था। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंट्रोलिंग द फायर बट हाउ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, ठीक है। देखो, मतलब फायर है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, कॉल इमिजिएटली टू फायर ब्रिगेड, यानी कि इमिजिएटली हमें फायर ब्रिगेड को क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फायर, यानी कि हमें फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो फायर के टाइप के अकॉर्डिंगली यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि देखो वाटर एक फायर एक्सटिंग्विशर है, बट वो हर टाइप ऑफ फायर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, स्टे काम एंड इवैक्यूएट, ठीक है। आपको काम रहना है और रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ से आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए, इसी का मतलब होता है इवैक्यूएट, ठीक है। अब देखो फायर एक्सटिंग्विशर होते क्या हैं, देखो फायर जब आग लगती है तो हमें उस आग को बुझाने के लिए कुछ एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब वाटर जो है, वाटर को हम तब यूज़ करते हैं जब किसी बिल्डिंग में फायर लग जाती है, बट वही अगर हम बोलें कि भाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लग गई या फिर किसी लिक्विड फ्लेमेबल सब्सटेंसेस में आग लग गई, तो वाटर जो है तब बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, तब हमें CO2 सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप्स होते हैं या कोई जैसे आपके स्कूल में होते हैं तो वहाँ पे CO2 सिलेंडर्स होते हैं, ताकि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या फिर किसी वजह से लिक्विड फ्लेमेबल सब्सटेंसेस में फायर पकड़ लेती है तो उस केसेस में हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें CO2 सिलेंडर्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड क्या है, ब्लैंकेट, ठीक है। ब्लैंकेट हमें तब यूज़ करना चाहिए जब किसी पर्सन की बॉडी जो है वो फायर को क्या कर लेती है, कैच कर लेती है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं बेटा कि CO2 एज एन एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब ये CO2 ये क्या है, ये एक्सटिंग्विशर की तरह कैसे वर्क करता है और हमें क्यों करना चाहिए, क्या रीज़न है, ठीक है। तो जी फर्स्ट पॉइंट बेटा आपका क्या है, इसमें वर्क्स फॉर ऑयल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ये काम किस पे करता है, ये काम करता है ऑयल पे और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, ये ऑक्सीजन से हैवी होता है, ठीक है। अब अगर ये ऑक्सीजन से हैवी होगा तो क्या करेगा, CO2 जो है फायर को एज अ ब्लैंकेट क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जो है वो आग तक नहीं पहुंच पाएगी और उसी वजह से फायर जो है वो ग्रेजुअली ख़त्म होती रहेगी, ठीक है। थर्ड क्या है बेटा, रिलीज्ड बाय स्कैटरिंग द ड्राई केमिकल्स, ठीक है। अब कई बार होता है कि भाई हमारे पास CO2 सिलेंडर्स नहीं है, तो देन व्हाट विल यू डू, तब हम ड्राई केमिकल्स को स्कैटर्ड फैलाकर हम क्या कर सकते हैं, CO2 को रिलीज़ करा सकते हैं, ठीक है। अब ये केमिकल कौन से होते हैं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। कभी ऐसी सिचुएशन आए तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बेकिंग सोडा जो आप अपने घर में भी आपने देखा होगा होता है, तो वो भी बेसिकली क्या करता है, जब भी हम किसी आग में जब आग फायर लग जाती है तो वो हम जैसे ही डालेंगे तो वो CO2 रिलीज़ करना शुरू कर देगा और जो फायर होगी वो क्या होने लगेगी, ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट रीज़न क्या है, नेक्स्ट रीज़न है कि हम ये जो है कंप्रेशन से क्या की जा सकती है, लिक्विड फॉर्म में स्टोर की जा सकती है, ठीक है।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम। ठीक है, अब ये आपको फ्लेम का एक स्ट्रक्चर दे रखा है जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। तो जब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में ये एक आपकी फर्स्ट लेयर है, फिर ये आपकी सेकंड लेयर आ जाती है, ये आपकी थर्ड लेयर, और जो सबसे आउटर वाली है वो आपकी फोर्थ लेयर। ठीक है, जो सबसे अंदर वाली है, एक मिनट मैं आपको हटा के दिखाती हूँ, ये वाला, एक मिनट, हाँ जी, तो ये जो आप देख रहे हो ये सबसे इनर मोस्ट जोन होता है। क्या होता है? इनर मोस्ट जोन। अनबर्नट वैक्स वेपर्स यहाँ पे आपको क्या है मिलते हैं। ठीक है, ये तो वैक्स कैंडल होती है, ये सबको नॉर्मली पता ही होता है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट पर आती है मिडल जोन ऑफ पार्शियल। ये येलो कलर की आपको मिलेगी, सबसे लीस्ट हॉट होती है। हमें क्या लगता है कि भाई साहब जो क्या नाम है, जो सबसे पहले मतलब जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी वो सबसे हॉट होती है, बट ऐसा नहीं होता है बेटा, वो सबसे लीस्ट हॉट होती है। इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन में जो थर्ड आपको दे रखी है। समझ में आ गई? अब ये जो होती है नेक्स्ट वाली जो मैंने आपको लेयर बताई है मिडल जोन वाली, वो होती है मॉडरेट। कैसी होती है? मॉडरेट। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो लास्ट आपकी रह गई है वो है आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है और ये ब्लू कलर का होता है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो बेटा, तो ये जो है बिल्कुल ब्लू, थोड़ी सी पर्पल या ब्लू कलर में आपको शो होती है। इस वाली लेयर की बात करूँ जो सबसे लास्ट वाली लेयर है। ठीक है, अब इसके अभी इतने इसमें प्रॉपर नोट्स आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं इसका एक अलग से एक वीडियो बना दूँगी जिससे कि आप इस टॉपिक को और भी अच्छे से क्या है समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड वाली लेयर है इसमें कंप्लीट कंबशन हो जाता है। ठीक है, इसमें अनबर्नड वैक्स पार्टिकल्स रह जाते हैं, इसमें पार्शियल कंबशन होता है। ठीक है, समझ में आ गई? अब नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे, फ्यूल्स। ठीक है, फ्यूल्स क्या होता है इसी में मैं आपको बता दूंगी आइडियल फ्यूल क्या होता है। पहले तो बेटा फ्यूल की डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो फ्यूल की डेफिनेशन क्या कहती है? फ्यूल की डेफिनेशन कहती है कि भाई अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, एक ऐसा सोर्स जो कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? फ्यूल्स। अब आइडियल फ्यूल क्या होता है? देखो भाई, आइडियल फ्यूल क्या होता है कि भाई रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले से ही प्रिपेयर हूँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई हमें जब ज़रूरत है तब ये फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि उसको हर कोई क्या है ख़रीद सके। ठीक है, महंगा नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है बेटा? शुड नॉट रिलीज़ एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, यानी कि अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस जो अनवांटेड पार्टिकल्स है या अनवांटेड पॉल्यूटेंट्स है वो रिलीज़ नहीं होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ कि बर्न इजीली एट मॉडरेट रेट, यानी कि मॉडरेट रेट पे इजीली क्या हो जाए? बर्न हो जाए। ठीक है, पर आज के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अनवांटेड पार्टिकल्स को रिलीज़ ना करे। अगर हम कोई भी फ्यूल है, चाहे वो जितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर वो थोड़े से ही थोड़े पॉल्यूटेंट्स को तो रिलीज़ करता ही होगा। ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो कि बिल्कुल ही अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को रिलीज़ ना करे। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट बेटा टॉपिक पे चलते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, इसको समझते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है,
अगर देख अब चलो समझते हैं कि भाई हीट एनर्जी का ऐसा अमाउंट कि अगर हम किसी भी 1 kg कम फ्यूल को लेते हैं, 1 kg फ्यूल को हमने क्या किया, बर्न करा, तो उस टाइम पे जो भी हीट एनर्जी का अमाउंट रिलीज़ होगा वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मानी जाएगी। अब कैलोरीफिक वैल्यू को हम बेसिकली जो है किलो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं पर केजी, ठीक है, क्योंकि हम 1 kg को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आंसर हमारा आता है उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू इन किलो जूल। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी से एक ये बॉक्स मैंने आप इंसर्ट किया है, इसमें सारी कैलोरीफिक वैल्यूज़ हैं जो कि आप अगर 1 kg का अगर फ्यूल लेते हो, उसे बर्न करते हो तो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब जैसे काऊ डंग है, काऊ डंग को अगर आप करते हो तो 6000 से 8000 के बीच में बेसिकली जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू आती है। वुड की 17000 से 22000 है, ठीक है। और कोल की 25000 से 33000 है, पेट्रोल की 45000, केरोसिन की 45 है, डीज़ल की 45 है, फिर मीथेन की अगर आप करोगे तो 50000 है, सीएनजी की 50000 है, एलपीजी की 55000 है, बायोगैस की 35000 से 40000 है, एंड हाइड्रोजन की 15000 है। ये सारे के सारे वो हैं कि जब आपने 1 kg का फ्यूल को बर्न किया तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ जो है वो इस तरीके से होती हैं। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बेटा टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इम्पैक्ट्स ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। कि भाई अगर हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो जी होता क्या है, क्या क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेटा फर्स्ट जो है वो है रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच लीड्स टू अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स विच लीड्स रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक अस्थमा। यानी कि जब भी आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज़ करता है, कार्बन पार्टिकल्स को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ को क्या करता है, बढ़ाता है, जैसे कि अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन डेंजरस गैसेज रिलीज्ड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब बेटा कंबशन कंप्लीट तरीके से नहीं हुआ तो उस केसेस में कुछ डेंजरस गैसेस होती हैं जो कि रिलीज़ होती है, जिनका नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो कोल को अगर हम एक बंद कमरे में बर्न करते हैं ना तो उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, रिलीज़ होती है। अगर उस रूम में कोई पर्सन बैठा है तो वो क्या हो सकता है, पर्सन डेड हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है और जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं वो रेन वाटर में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, जिससे कि एसिड क्रिएट होगा और उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी हम एक आइडियल फ्यूल की बात कर रहे थे, तो जी भाई हाँ, इसको हम एक क्लीनर फ्यूल कह सकते हैं क्योंकि बाकी के फ्यूल के कंपैरिजन में ये फ्यूल जो है कम पॉल्यूटेंट्स को क्या करता है, रिलीज़ करता है। क्लीनर फ्यूल ड्यू टू रिलीज पॉल्यूटेंट इन लेस अमाउंट। बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इस वाले टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं एक इस पे कोशिश करूँगी कि एक डिफरेंट सी वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।